अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने अपना चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करना है जो कि है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड। उसका पहला ही हमारे पास टॉपिक है जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। देखो, आपको लग रहा होगा यार ये चैप्टर किस काम का, क्या फ़ायदा। आपके घर में जहाँ पर अभी आप बैठकर वीडियो देख रहे हो या अपने कोचिंग में देख रहे हो, ज़रा इर्द गिर्द नज़रें घुमाओ, कितनी सारी चीज़ें सॉलिड हैं। दीवार हो गई, पेन हो गए, मार्कर हो गए, कॉपी हो गई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सॉलिड हैं। तो क्या सारी वो चीज़ें सॉलिड सेम है? मतलब तमाम चीज़ें सेम सॉलिड से बनी है? नहीं, कुछ लकड़ियों से बनी है, कुछ सीमेंट बजरी से बनी हुई है, कुछ जो है वो और मटेरियल से बनी हुई है, कुछ क्रिस्टल से बनी हुई है, कुछ ग्लास से बनी हुई है, खिड़कियाँ भी लगी होगी, मेटल भी लगे होंगे। तो इसी चीज़ को हमने समझना है। अगर कोई हमारे हाथ में सॉलिड दे देना, हम ये ना बोलें यार ये बस सॉलिड है, हम ये भी बताएं कौन सा सॉलिड है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, क्या फिज़िकल प्रॉपर्टी है। तो अगर ये चैप्टर देखते हो, इस चैप्टर को समझते हो, तो यकीन मानो फील आएगा बताने में और लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है ज़िंदगी में। सिर्फ पेपर के लिए नहीं पढ़ेंगे, कुछ सीखने के लिए भी पढ़ेंगे। पेपर तो पास कर ही लोगे इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से इसको। चलो सबसे पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। देखो, सॉलिड को ना मुख्तलिफ टाइप्स में बांटा जाता है, ठीक है। सॉलिड को जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स में बांटा जाता है। जो मेन टाइप्स है ना हमारे पास, वो 3 है या 4 समझ लो। हम 4 को डिस्कस करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो, मैं सिर्फ समझाऊंगा नहीं बल्कि विजुअलाइज भी कराऊंगा कि होता क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो जिसमें यूनिट सेल होंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या, जिसमें यूनिट सेल होंगे। अच्छा, यूनिट सेल भी बहुत तरह के होते हैं, FCC, BCC, सिंपल क्यूब, तो वो आगे जाके पढ़ेंगे। अभी समझते हैं सिंपल यूनिट सेल क्या होता है। देखो, आपके पास क्रिस्टल है, समझ लो आपके पास क्रिस्टल है, ठीक है, आपके पास क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल है कैसे पता चलेगा, उसके अंदर यूनिट सेल होगा। अब यूनिट सेल बनाना सीखो। पहले आपने क्या करना है, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, ठीक है। बेसिकली ये एक सिंपल क्यूब होगा। क्या होगा, सिंपल क्यूब होगा। उस सिंपल क्यूब को, वो जो एक हिस्सा है ना, उसको हम यूनिट सेल कहेंगे। समझना बात को। देखो, आपने ये सिंपल स्क्वायर बना लिया। अब इस तरह से 2 लाइंस ड्रॉ कर ली आपस में, ठीक है। उसको फिर ये आपस में मिला दिया, इस तरह से एक और स्क्वायर बना लिया। एक स्क्वायर बनाया, उसके नीचे थोड़ा सा नीचे कर साइड में एक और स्क्वायर, इसको आपस में मिला दिया आपने, इन एजिस, इन कॉर्नर्स को आपस में मिला दिया। तो ये आपके पास बन गया क्या, एक सिंपल क्यूब, ठीक है। ये आपके पास एक क्यूब बन गया। और इसी सिंपल क्यूब को हम यूनिट सेल भी कहते हैं। मतलब क्रिस्टल कैसे बनेगा, इस बहुत सारे क्यूब्स को आपस में मिलाकर, समझो क्यूब के एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्यूब रख दो, तो आपके पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर नज़र आएगा, एक बड़ा क्रिस्टल स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो ये सिंपल होगा हमारे पास यूनिट सेल। इसे हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल। यूनिट सेल यानी क्रिस्टल जिन यूनिट सेल से मिलकर बना है, उसमें एक सिंपल यूनिट, एक हिस्सा यूनिट सेल होगा। सही। आपने अपने घर में चीनी देखी होगी, चीनी इस तरह की नज़र आएगी आपको। बहुत सारी चीनियाँ जो हैं वो चीनी के ज़र्रे आपके पास होते हैं। एक ज़र्रा उठा लो, सिर्फ एक ज़र्रा जो बस एक हो, सिंगल, वही आपके पास यूनिट सेल होगा। समझ गए। अब यूनिट सेल में ज़रा खासियत देखो। देखो, ये जो जहाँ पर ये कोने हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं, यहाँ पर होते हैं लेटिस पॉइंट। ये होता है एटम। ये क्या चीज़ है, ये एटम है। ये याद रखना, ये क्या है, एटम। अच्छा, सिर्फ एक एटम नहीं होगा, हर कोने पर एक एटम होगा। एक एटम यहाँ आ गया, एक 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 यहाँ आ गया, ठीक है। आप बोलोगे 8 एटम है। नहीं बेटा, ये 8 नहीं है, ये सिर्फ एक एटम है। कैसे? अब उसकी वजह यह है कि हमें ना इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, तो डेप्थ इसकी आगे है। अभी याद रखो, ये 8 नहीं है, 1 है। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो है ना अपना 100% शेयर नहीं कर रहा इस यूनिट सेल में। ये जो एटम है अपना 100% शेयर नहीं कर रहा है, अपना सिर्फ कुछ परसेंट शेयर कर रहा है। समझ लो 1/8% शेयर कर रहा है। इसीलिए ये 8 के 8 मिलकर 1 बनते हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे होता है। समझ गए क्रिस्टल कैसे बनता है। ये एक यूनिट सेल हो गया जिसे हम क्यूब कह सकते हैं। सिंपल क्यूब है ये हमारे पास, क्यूबिक यूनिट सेल है। इसी को मैं एक के ऊपर एक रखता रहा हूँ। आपकी बुक में भी इसी तरह से बना हुआ है, बराबर में भी चल रहा होगा, तो उससे हमारा एक यूनिट सेल बनेगा। चलो, अब ये बात समझ आ गई। अब मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद चीज़ों को जो है वो समझते हैं।
अच्छा, अब देखो यहाँ पर ना मैंने बहुत सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो लिखी हुई हैं। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से क्या मुराद होती है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से वो मुराद होती है कि जिसको अगर आप चेंज करो तो बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ज़रा मैं इसको आपको डेप्थ में ले जाता हूँ ताकि आपको बात जो है ना वो अच्छी समझ में आए। अच्छा, पेज नंबर देख लो, बुक का पेज नंबर कौन सा है, ताकि आप डायरेक्ट उधर ही जाके पढ़ो। बुक का पेज नंबर है हमारे पास, मैं एक नंबर पेज नंबर आपको बता देता हूँ। हाँ, बुक का पेज नंबर है 130, 130। ठीक है, अब आप क्रिस्टल तो समझ में आ गया क्रिस्टल क्या है। ठीक है, अच्छा, अब ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना, इन चारों के अंदर अलग अलग होंगी। अलग अलग होने से क्या मुराद है? क्रिस्टल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। ठीक है, क्रिस्टल में डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। अमॉर्फस में डेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है क्रिस्टल के मुकाबले में। तो याद रखना, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैच भी करेंगी, कुछ, सारी नहीं मैच करेंगी, या सारी अलग भी हो सकती हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, इन्हीं की वजह से इनकी क्लासिफिकेशन हो पाई है, और इनके स्ट्रक्चर की वजह से। आपको कोई बोल दे ये क्लासिफिकेशन कैसे हो गई, तो आपने बोलना सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की वजह से। देखो, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ऐसा नज़र आया। अब आते हैं अमॉर्फस का स्ट्रक्चर देखते हैं। समझ लो आपके पास दो एटम है, ये एक एटम हो गया। आपके पास जो इन्होंने एग्जाम्पल दिए मैं वही यूज़ करता हूँ ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आए। इन्होंने जो एग्जाम्पल ली है वो SiO2 की ली है। समझ लो ये SiO2 लिया हुआ है आपने। ठीक है, SiO2 का मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको ना अच्छी तरह समझ में आए कि ये SiO2 है क्या। समझ लो ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और ये भी ऑक्सीजन हो गया, और बीच में आपके पास क्या आ गया, ये मैं बनाने जा रहा हूँ अमॉर्फस। ठीक है, अमॉर्फस को समझो ज़रा। ये आपके पास आ गया Si, ये आपके पास क्या हो गया O, ये आपके पास हो गया O, और ये आ गया Si। ठीक है, अब देखो ये आपस में मिले हुए हैं। अब अमॉर्फस में क्या होगा, अमॉर्फस में आपके पास कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। बेशक O2 आपस में मिले हुए तो होंगे, लेकिन कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा होगा। देखो ये आपस में मिले हुए, कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? नहीं, कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा आपको, कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। तो ये होता है अमॉर्फस। अमॉर्फस में आपको कोई पैटर्न नहीं नज़र आ रहा होगा। तो कोई इसमें पैटर्न नज़र आ रहा है ना कि क्यूब बने हुए हैं। क्रिस्टल में क्या बने हुए हैं? क्यूब बने हुए हैं, क्यूब बने हुए, यूनिट सेल बने हुए हैं, लेकिन इधर कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा होगा। रैंडम आपस में मिले हुए होंगे मॉलिक्यूल्स, रैंडमली। कभी जो है वो O ऊपर आ जाएगा, SI नीचे आ जाएगा, कभी SI ऊपर आ जाएगा, O नीचे आ जाएगा, रैंडमली आपस में मिले हुए होंगे। स्ट्रक्चर से एक और समझ में आ गया कि अमॉर्फस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। रैंडम पैटर्न नज़र आ रहा होगा। आप बता नहीं पाओगे यार कि अगला O कब आएगा। मैं आपको बोलूँ ये वाला O इस पोजीशन पे है, अगला O कब आएगा आपको नहीं पता, क्योंकि ये रैंडम मिले हुए आपस में। चलो, अमॉर्फस समझ आ गया। अब पॉलीमर समझते हैं, पॉलीमरिक सॉलिड समझते हैं। देखो पॉलीमरिक में क्या होगा, चेन बनी हुई होगी। केमिस्ट्री में ना पॉलीमर बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, यकीन मानो इतना डिटेल में पढ़ाया जाता है कि आप मुझे समझा दो कि पॉलीमर क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं अभी ये अंदाज़ा लगाता हूँ कि आपने पॉलीमर नहीं पढ़ा। पॉलीमर में क्या होगा, चेन बनी होगी। देखो पॉलीमर में क्या होगा, हमारे पास चेन बनी हुई होगी। चेन किस तरह की होगी, पॉली, देखो ये रहा हमारे पास पॉलीमर। पॉलीमर में क्या होगा, चेन। समझो ये हमारे पास एटम्स थे, ये रैंडमली पड़े हुए थे। अब अगर मैं चेन बना दूं तो ये ऐसे हो जाएंगे, ये एक लाइन में आ जाएंगे, एक चेन बना लेंगे। ये तो मैंने बहुत सिंपल समझाने के लिए बनाया है, लेकिन आपके पास पॉलीमर में क्या होगा, चेन बनी हुई होगी, और वो चेन रिपीट हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक चेन आ गई, फिर एक और चेन आ गई, फिर एक और चेन आ गई, फिर एक और चेन आ गई। तो ये पॉलीमर में हो रहा होगा। अच्छा, अब आपके जो घर में मौजूद होता है रबड़, वो मुझे बताओ, अभी वीडियो में जवाब भी मिलेगा आपको, कि वो अमॉर्फस है या आपके पास क्रिस्टल है। रबड़ की बात कर रहा हूँ, अगर आप सही से देखो ना तो आपको बस समझ भी आ जाएगी। अच्छा चलो, ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। अच्छा, एक और आपके पास है ग्लासी सॉलिड है, ग्लासी सॉलिड। तो ग्लासी सॉलिड का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है, रैंडम होता है। ये रैंडम होता है, ग्लासी सॉलिड का स्ट्रक्चर भी आपके पास रैंडम मौजूद होता है। ठीक है, रैंडम। अच्छा, याद रखना पॉलीमर के अंदर रिपीटेशन होती है, मतलब रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे क्रिस्टल रिपीट हो रहा होता है ना, एक क्रिस्टल ये आ गया, एक और इसके साथ होगा, एक और उसके साथ होगा। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर तो हमारा डील हो गया। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ना बहुत क्रूशल पार्ट प्ले करती है।
पहले के दौर में हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे पता चली? पहले हमें स्ट्रक्चर पता नहीं चले, पहले हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता चली, स्ट्रक्चर तो बाद में पता चले। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, देखो आपके पास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कब से आया? डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत टाइम से मौजूद है, बाद में फिर हमें पता चला कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, XRD पैटर्न यूज़ किया गया। ठीक है, XRD पैटर्न यूज़ करके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को बताया गया। अभी ये मज़ीद डेप्थ में जाएंगे, पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है, मेल्टिंग पॉइंट, देखो हम शुरू से चीज़ों को मेल्ट होता हुआ देखते हुए आ रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना मेल्ट होना हमने आज से कोई 200 साल पहले ढूंढा या 300 साल पहले, नहीं, हज़ारों साल से बर्फ़ मौजूद है। तो जब टेम्परेचर जो है वो गिरता है, फॉर एग्जांपल आप मरी गए, मरी में टेम्परेचर बढ़ा तो बर्फ़ क्या होगी? अगर बर्फ़बारी हुई थी तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, पानी बनना शुरू हो जाएगा। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास बहुत टाइम से मौजूद हैं। तो पहले हम क्या करते थे, जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड की वो हम करते थे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिर जब मॉडर्न वक्त आ गया, फिर हमें इनके स्ट्रक्चर पता चल गए, तो फिज़िकल प्रॉपर्टी यूज़ करने के साथ साथ हमने स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ करना शुरू कर दिया, जो कि ज़्यादा अच्छी तरह से हमें बताती है कि हमारे पास कौन सा सॉलिड किस तरह का है। चलो, डेंसिटी आपको पता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस। अच्छा, बिटलनेस का मतलब होता है आपके पास जो है वो बिटलनेस होती है नाजुकपना। ठीक है, नाजुकपना कह लो। और मेलिएबल आपके पास चिकनापना जो होता है ना, उसको कह रहे होते हैं हम। ठीक है, और डक्टिलिटी यानी आप उसको पीट पीट के तार बना लो। कंडक्टिविटी तो आपको पता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी पता है कि लाइट के साथ किस तरह का बिहेवियर कर रही है फिज़िकल। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसमें मैग्नेटिज्म है या नहीं है, मैग्नेट बन सकता है यानी फेरो मैग्नेट, पैरा मैग्नेट, सब पता है मतलब पता होगा। सॉल्युबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये अभी हम पढ़ लेते हैं आगे चल के। ठीक है, समझ आ गया। अब आ जाओ, ये हो गए हमारे पास इनके स्ट्रक्चर्स हो गए। अब आ जाओ मज़ीद हम क्या करते हैं, मज़ीद इनकी डेप्थ में चलते हैं। मज़ीद डेप्थ में जाने से क्या मुराद है, मज़ीद जो है इनकी आपस में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देख लेते हैं कि इनकी आपस में क्या प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। अच्छा, मैं पूरा का पूरा चार्ट चला दूंगा इधर, क्या कहते हैं, अपना बोर्ड के ऊपर, मैं साइड में रहूँगा। ठीक है, चलो आ जाओ। ये पूरा का पूरा चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरह से सुनना मेरी बात। ठीक है, एटॉमिक अरेंजमेंट। एटॉमिक अरेंजमेंट मतलब एटम किस तरह से मिले हुए हैं, अरेंज किस तरह हुए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखो बोर्ड में मैंने एक अरेंजमेंट की हुई है ना, कि एक बड़ी लाइन है और फिर 3 छोटी लाइन है। इसी तरह से एटम भी तो अरेंज हुए होंगे ना। तो याद रखना, क्रिस्टल के अंदर एटम बहुत ही ज़्यादा अच्छे पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं। अगर एक पैटर्न आप बता दो तो उसके बाद दूसरा पैटर्न कब आएगा ये भी आप इजीली बता दोगे। पैटर्न से मुराद समझ नहीं आ रही होगी ना, चलो इसको समझाता हूँ। समझो ये पैटर्न बना हुआ है आपके पास। ठीक है, मैं एक पैटर्न बना देता हूँ, उसको समझाता हूँ। ठीक है, समझो ये एक पैटर्न बना हुआ है, ये एक क्यूब हो गया, इसके ऊपर एक और क्यूब आ गया। ठीक है, इसके ऊपर एक और क्यूब आ गया, ये एक पैटर्न आ गया आपके पास। ठीक है, ये एक पैटर्न आ गया। तो इसी तरह से ना पैटर्न बने हुए होंगे क्रिस्टल के अंदर, बहुत अच्छी तरह से पैटर्न होंगे। आप देख के बता सकते हो कि यार ये किस तरह का स्ट्रक्चर क्यूब बना हुआ है इसका। ठीक है, तो अच्छा, अब आते हैं ग्लासी सॉलिड। ग्लासी सॉलिड में ना पैटर्न होगा मगर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल इधर तो शायद वो पेज चल रहा है, इधर समझो ये एक पैटर्न आपको नज़र आया, ये एक पैटर्न नज़र आया। थोड़े टाइम तक ये पैटर्न चलेगा, थोड़े टाइम तक ग्लासी सॉलिड में ये थोड़े टाइम तक पैटर्न चलेगा, उसके बाद टूट जाएगा, उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा। तो ग्लासी में पैटर्न थोड़े टाइम तक चलेगा, फिर टूट जाएगा। अच्छा, अमॉर्फस में तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा होगा क्या पैटर्न है, कहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन है, कहाँ पर SI है, और आगे कब ऑक्सीजन आएगा, XI आएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें लॉन्ग चेन होगी। पॉलीमर में मैंने बताया ना, पॉलीमेरिक में लॉन्ग चेन होगी। अच्छा, याद रखना जितना भी प्लास्टिक होता है ना वो सब पॉलीमर होता है। देखो तमाम पॉलीमर प्लास्टिक नहीं है, लेकिन प्लास्टिक जो भी होगा ना वो पॉलीमर तो होगा, उसमें चेन होती है। प्लास्टिक देखे ना, PVC जो आपके घर में पाइप लगे हुए हैं पानी के, पहले मेटल के यूज़ होते थे, अब ये वाले यूज़ हो रहे हैं हमारे पास, ये PVC पाइप कहलाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्लास्टिक थैली वगैरह वो उसमें ये पॉलीमरिक होते हैं सॉलिड। अच्छा, अब क्रिस्टल क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, देखो जब अरेंजमेंट बहुत अच्छी हुई हुई है, अरेंजमेंट बहुत अच्छी है तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भाई एटम्स के दरमियान जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत अच्छी होगी, वो स्ट्रांग होगी। तो अगर अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बहुत अच्छी तरह अरेंज हुई हुई है, तो उसे ख़राब करने में आपको टाइम लग जाएगा ना,
क्योंकि अरेंजमेंट बहुत अच्छी हुई हुई है। आपको हर कोने पे जाकर अरेंजमेंट को बिगाड़ना पड़ेगा। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। सॉलिड की बात कर रहा हूँ। शार्प का मतलब ज़्यादा, और स्पेसिफिक होता है, यानी एक वैल्यू भी आ रही होती है। अच्छा, और अगर हम इसकी बात कर लें अपने ग्लासी सॉलिड की, तो इसकी एक वैल्यू रेंज आ रही होती है। यानी फॉर एग्जांपल रेंज से क्या मुराद है, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में समझ लो, अगर समझाने के लिए मेल्टिंग पॉइंट 100 है, एक शार्प है, एक ख़ास वैल्यू आ गई। मगर अमॉर्फस में एक रेंज आ रही होगी, फॉर एग्जांपल 100 से लेकर 120 तक, इतने पर ये मेल्ट हो जाएगा। समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इतने पर ये मेल्ट हो जाएगा। एक वैल्यू नहीं आ रही होगी, कोई भी वैल्यू आ जाएगी 100 से और 120 के दरमियान में। इसी को कहते हैं रेंज आना, ठीक है। कभी जो है वो 105 पे मेल्ट हो जाएगा, कभी 110 पे, तो एक वैल्यू नहीं मिल रही होगी, अलग अलग वैल्यूज़, क्योंकि अरेंजमेंट में फ़र्क है इसका। अच्छा, इसी तरह का अमॉर्फस का भी है, इसी तरह ग्लासी सॉलिड का भी है। पॉलीमर का क्या है, वेराइस है, इसका भी वेराइस तब्दील होता रहता है। लेकिन याद रखना, पॉलीमर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। आपने देखा होगा ना, प्लास्टिक या पन्नी वगैरह जल्दी जो है वो मेल्ट हो जाती है, या अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसकी शेप ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से होता है कि उसका भी मेल्टिंग पॉइंट कम है। अच्छा, रिजिडिटी, सख्तपना। डायमंड एक क्रिस्टल है, ये तो सबको पता होगी बात कहते भी हैं डायमंड क्रिस्टल है, लेकिन क्रिस्टल उसको उसके स्ट्रक्चर की वजह से कह रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायमंड जैसी चीज़ क्रिस्टल होती है, ऐसा नहीं है। डायमंड उसको क्रिस्टल जो कहते हैं वो उसके स्ट्रक्चर की वजह से कहते हैं। उसमें ये क्यूब स्ट्रक्चर होता है उसका। क्यूब स्ट्रक्चर मतलब कोनों के ऊपर एटम मौजूद होते हैं, सही है। तो डायमंड जो है ना बहुत सख्त होता है, इतना सख्त होता है कि उसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ ब्लेड। अगर आपने ग्लास कटिंग देखी हो तो उसमें डायमंड यूज़ होता है। अब आप बोलोगे सर वो क्यों यूज़ नहीं हो रहा, कोई मतलब मेटल का कोई ब्लेड वगैरह, जैसे हम लोहा काटने के लिए। क्यों? क्योंकि ग्लास सबसे ज़्यादा सख्त है हमारे पास, मतलब डायमंड हमारे पास ज़्यादा सख्त है आयरन के मुकाबले में, ठीक है, इसीलिए उसे यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो ग्लास होते हैं ये भी सख्त होते हैं, मगर इतने ज़्यादा नहीं जितना डायमंड होता है, यहाँ लिखा हुआ भी है। और रबड़ तो आपने देखा है, को तो कोई सख्त नहीं है। फॉर एग्जांपल ये पाउच रबड़ का है, तो ये देख लो, ये सख्त है कोई, ये देखो हाथ से ही मैं हिला पा रहा हूँ इसको, सख्त तो नहीं हुआ ना। अच्छा, कैन भी फ्लेक्सिबल, और प्लास्टिक तो होता ही फ्लेक्सिबल है। पन्नी देखी है ना आपने, थैली वगैरह जैसे मोड़ो मुड़ जाती है। अच्छा, अब ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट का मतलब समझो। देखो मेरा चश्मा जो है ना वो ट्रांसपेरेंट है। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो मैं आपको कैसे देखता और आप मुझे नज़र ही नहीं आते। अब ट्रांसपेरेंट कैसे हुआ, सामने से लाइट रेस आ रही हैं, वो इसके अंदर से क्या कर रही हैं, रिफ्रैक्ट हो रही हैं। रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, रिफ्रैक्ट। लाइट आती है, शीशे के अंदर से पास होकर मेरी आंख में जाती है और इमेज बनाती है। अब एक चश्मा ट्रांसलूसेंट भी आता है। ट्रांसलूसेंट यानी जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट भी करे और रिफ्रैक्ट भी करे। बात समझो, ये जो मैं जो चश्मा लगाया हुआ हूँ ना, अब इधर मैं टाइम जगह नहीं है वरना बताता लिख के। दो तरह के चश्मे देखे होंगे आपने, एक सन ग्लासेस और एक ये ऑप्टिकल ग्लासेस। सन ग्लासेस होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या मतलब, वो सारी लाइट को आपकी आंख में नहीं जाने देता, कुछ लाइट को आंख में जाने देता है, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है या स्केटर्ड कर देता है, दूसरे एंगल पे ले जाता है। बात समझ आ रही है। सन ग्लास आप पहनते हो तो आपकी आंखों को आराम क्यों मिलता है, क्योंकि लाइट अब आंख में कम जा रही होती है। पॉलराइजेशन भी पड़ा होगा इफेक्ट आपने, उम्मीद है। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट होगा ना, वो जो भी लाइट आएगी उसको सीधा सीधा गुजार देगा अपने अंदर से। ताकि अब आपके घर में विंडो लगी हुई है, अगर विंडो वो वाली है आपके पास बिल्कुल वाइट वाली, मतलब जिसमें आर पार नज़र आ रहा है, अगर आपके घर में है तो देखो ज़रा उसे, तो वो ट्रांसपेरेंट हो गई, क्योंकि आपको बिल्कुल आर पार साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। अब कुछ घरों में काली वाली विंडोज़ आ रही हैं, यानी नज़र तो आता है लेकिन काला काला नज़र आ रहा होता है सब कुछ बाहर। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसलूसेंट होता है। कुछ लाइट जो है वो अंदर आ जाती है, कुछ लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, दूसरे एंगल पे चली जाती है, सारी की सारी आपको नहीं आ पाती। समझ गए। तो क्रिस्टल आपको पता है ट्रांसपेरेंट भी होता है और ट्रांसलूसेंट भी होता है, यानी क्रिस्टल के आर पार भी नज़र आ पाता है और नहीं भी आ रहा होता। ग्लास का तो हम सबको पता है, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं और ट्रांसलूसेंट भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अलार्म लगाया हुआ ना इसलिए ये बजता है। तो अच्छा, OPQ का मतलब बिल्कुल भी आर पार नज़र ना आना। फॉर एग्जांपल अब बताना, मेरी आंखें नज़र आ रही हैं आपको? नज़र आ रही है मेरी आंखें? नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट इसके अंदर से पास ही नहीं हो पा रही, लाइट इस पर आके रुक रही है। तो ये OPQ हो गया। OPQ मतलब लाइट का बिल्कुल भी पास ना हो पाना। फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हुआ हूँ तो पीछे इधर, मैं खड़ा हुआ हूँ तो पीछे क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है? मेरे बिल्कुल पीछे नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट मेरे अंदर से पास नहीं हो पा रही।
तो मैं क्या हूँ OPQ, कि लाइट बिल्कुल भी पास ना हो पाना। चलो क्लियरिटी आ गई। वैसे एग्जाम्पल देके समझाना, डायग्राम देके समझाना ज़्यादा अच्छा है। डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। पॉलीमर में ट्रांसपेरेंट भी होता है, ट्रांसलूसेंट दोनों होता है। देख लो कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं क्रिस्टल्स के दरमियान, मतलब कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं सॉलिड के दरमियान। तो इसीलिए हमने क्या किया हुआ है, इनको क्लासीफाई किया हुआ है ताकि हम, और हाँ ये बहुत ज़रूरी भी है, अगर आप हर तरह का जो है वो मटेरियल यूज़ करने लग जाओ यहाँ पर गिलास में, तो क्या मुझे नज़र आएगा? है नहीं ना, मुझे तो मुश्किल हो जाएगी नज़र आने में। क्यों? क्योंकि देखो भाई, कभी आपने प्लास्टिक लगा दिया, कभी लोहा लगा दिया, कभी कुछ, तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल गिलास के तौर पे यूज़ करना है मैंने, ताकि हर बार मुझे अच्छी क्वालिटी मिले और मज़ीद बेहतर भी क्वालिटीज़ आ सकें। ठीक है, अगर मुझे सॉलिड में डिफरेंस ही नहीं पता होगा तो मैं तो कभी कुछ लगा रहा हूँ, कभी कुछ, कभी प्लास्टिक, कभी लोहा, कभी कुछ। अच्छा, डायमंड, सॉल्ट, क्रिस्टल, सिलिकॉन, ये सब क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं इनके। अच्छा, विंडोज़ आपने देखी होगी वो गिलास की बनी होती हैं। ये तो रबड़ हमारे पास अमॉर्फस होता है, मैंने कहा था ना अमॉर्फस बताना क्या होता है। अच्छा, पॉलीइथाइलिन यानी ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह आ रही होती है, पन्नियाँ जो आ रही होती हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास पॉलीमरिक सॉलिड होता है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में ले गया स्ट्रक्चर समझाने में। अब अगला जो हमारे पास वीडियो आने वाली है ना, वो वीडियो आने वाली है डिफॉर्मेशन पे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। डिफॉर्मेशन यानी शेप का चेंज होना। फॉर एग्जांपल ये नज़र आ रहा है ना इस तरह का, अब मैं इसको यूँ मुड़ा दूँ तो डिफॉर्म हो जाएगा। तो आई होप यह बात समझ आई होगी। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगला टॉपिक भी इंशाल्लाह आज ही अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर।